मित्रों, आप सभी के मन में भी ये बात अवश्य आती होगी कि यदि किसी घर में बेटा न हो तो क्या बेटी कर सकती है पूर्वजों का पिंडदान। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं धर्मशास्त्र। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखें जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, कहा जाता है कि घर के बेटे या पुरुषों को ही अमूमन पितरों का पिंडदान करना चाहिए, लेकिन अगर किसी घर में बेटा या कोई पुरुष न हो तो क्या बेटियां पिंडदान कर सकती हैं? आइए जानते हैं कि धर्मशास्त्र इस पर क्या कहते हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष को काफी महत्ता दी गई है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान गुजर चुके पूर्वज कौवे बनकर धरती पर आते हैं और अपने परिजनों से मिलते हैं। ऐसे में विधि विधान के साथ पितरों का श्राद्ध करने से वे प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों के मुताबिक पितरों के लिए पिंडदान करने का काम घर के बेटे या पुरुषों को करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक माँ बाप या अन्य परिजनों की मौत के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करना बेटे का प्रमुख कर्तव्य बताया गया है। कहा जाता है कि ऐसा किए बिना आत्माओं को सांसारिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिलती और वे इस भूलोक में भटकती रहती हैं। ऐसे में उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान और श्राद्ध करना जरूरी माना गया है। हालांकि अगर किसी घर में बेटे या पुरुष न हो तो वहां बेटियां भी पिंडदान कर सकती हैं। इसे भी विधि सम्मत कहा गया है। इस विधि से करें पितरों का पिंडदान। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप पितृपक्ष के दौरान सफेद कपड़े पहने। जिस दिन आपको उनका श्राद्ध कर्म करना हो, आप उस दिन खोए या जौ के आटे से पिंड बना लें। इसके बाद फूल, चंदन, कच्चा सूत, तिल, जौ, फल, मिठाई, अगरबत्ती और दही के साथ पिंडदान कर दें। पिंडदान करने के बाद शांति पूर्वक बैठकर अपने पितरों को याद करने और प्रभु से उनकी आत्मा की शांति की कामना करें। इसके बाद पिंड को हाथ में उठाएं और सम्मान के साथ जल में प्रवाहित कर दें। बताते चलें कि पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है। यह पितृपक्ष लगातार 15 दिनों तक चलता है। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर को शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान सम्मान और श्रद्धा के साथ पितरों को याद करके उनके मोक्ष की कामना की जाती है। विधि विधान से याद किए जाने पर पितर प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आइए अब ये भी जाने कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद किया जाने वाला मृत्यु भोज क्या है। मृत्यु भोज की शुरुआत कैसे हुई? हमारे पूर्वजों ने मृत्यु भोज की शुरुआत बहुत सोच समझ कर की थी। प्रियजन की मृत्यु से परिवार के लोग बेहद दुखी रहते थे। दुख के रहते वे खाना तक नहीं खाते थे, जिससे वे बीमार पड़कर अशक्त हो जाते थे। कुछ लोग तो सदमे में आत्महत्या तक कर लेते थे। जाने वाले के साथ कोई जा नहीं सकता, चाहे वह उसका कितना ही प्रिय क्यों न हो। अपने प्रियजन की मृत्यु के दुख से बाहर आना हर इंसान के लिए जरूरी है। इसलिए ये व्यवस्था की गई कि मृतक के खास परिचित एवं रिश्तेदार 12 से 13 दिन मृतक के परिजनों के पास ही रहेंगे और परिवार वालों को धीरज बंधाकर उनका दुख कम करने की कोशिश करेंगे। परिचित एवं रिश्तेदार मृतक के घर पर अनाज, फल, वस्त्र और अन्य सामग्री लेकर जाते थे ताकि मृतक के परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। इसी सामग्री से खाना बनता था। रिश्तेदार मृतक के परिवार वालों को प्यार से समझा बुझाकर खाना खाने को बाध्य करते थे, लेकिन इस दौरान भोजन सादा ही रहता था ताकि परिवार वालों को खराब न लगे। फिर 12वें या 13वें दिन ऐसे सभी परिचित या रिश्तेदार जमा होते थे जो अब तक न आ पाए हो। मृतक का परिवार इन सभी के भोजन की व्यवस्था करता था, जिसे मृत्यु भोज कहा जाता था। सिर्फ राजा महाराजा लोग एवं अमीर लोग पूरे गांव का भोज रखते थे। आम इंसान ज्यादा लोगों को मृत्यु भोज नहीं देता था और न ही मृत्यु भोज में ढेर सारे पकवान बनाए जाते थे। इस तरह मृत्यु भोज की शुरुआत हुई। परिजन की मृत्यु से हुई क्षति 13 दिनों के बाद न तो पूर्ण होती है और न ही उनसे बिछड़ने का गम समाप्त होता है। दुख प्रकट करने दूर दूर से आए रिश्तेदारों और परिचितों को भोजन कराना उचित है, लेकिन पूरे समाज को भोज कराने का क्या कारण है? क्या मौत का जश्न मनाने के लिए मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है? हमें यह समझना होगा कि मृत्यु भोज मौत का जश्न नहीं है। मृत्यु भोज की प्रथा गलत नहीं थी, लेकिन अब उसे कुप्रथा बना दिया गया है। दुख प्रकट करने बाहर से आए हुए लोगों को खाना खिलाना गलत नहीं था।
लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसके घर खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध न हो, उसे मृतक की आत्मा की शांति के लिए मृत्यु भोज के लिए मजबूर करके हमने इसे कुप्रथा बना दिया, क्योंकि मृत्यु भोज के लिए उसे कर्ज लेना पड़ेगा और वो गरीब व्यक्ति कर्ज के बोझ से बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि समाज किसी व्यक्ति पर कर्ज लेकर मृत्यु भोज करवाने के लिए दबाव नहीं डालता, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से मृत्यु भोज करवाता है। सोचने वाली बात यह है कि भले ही समाज मृत्यु भोज के लिए दबाव न डालता हो, लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि यदि मैंने मृत्यु भोज नहीं करवाया तो समाज में मेरी बदनामी होगी, और इसी डर से न चाहते हुए भी कर्ज लेकर गरीब लोग मृत्यु भोज करवाते हैं। मृत्यु भोज गलत नहीं है। गलत ये है कि जिस बेटे ने जीते जी माता पिता को एक गिलास पानी न पिलाया हो, उसके द्वारा लोकलाज के डर से मृत्यु भोज करवाना। मृत्यु भोज गलत नहीं है, गलत है मृत्यु भोज में ढेर सारे व्यंजन परोसकर अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करना, अपनी संपन्नता प्रदर्शित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोज देना। मृत्यु भोज सिर्फ खास परिचित और रिश्तेदारों को ही दिया जाना चाहिए एवं मृत्यु भोज में हलवा पूरी न बनाकर सादा भोजन ही बनाना चाहिए। मृत्यु भोज गलत नहीं है, गलत है आने वाले मेहमानों को स्मृति चिन्ह देना। पहले आने वाले मेहमानों को स्मृति चिन्ह इसलिए दिए जाते थे ताकि मेहमानों को यह एहसास दिला सके कि मृतक के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसके संबंधियों का घर से नाता बना रहे, परिवार व रिश्तेदार एकजुट रहें। पहले के जमाने में सभी परिचित एवं रिश्तेदार मृतक के घर कुछ न कुछ लेकर जाते थे, तो ऐसे में यदि वे परिचित एवं रिश्तेदारों को स्मृति चिन्ह देकर विदा करते थे तो भी उन पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता था। लेकिन अब मृतक के घर कुछ लेकर जाने की प्रथा बंद होने से स्मृति चिन्ह का अतिरिक्त भार मृतक के परिवार वालों पर पड़ता है। महापुरुषों ने मृत्यु भोज का जोरदार ढंग से विरोध किया है। जिस भोजन को बनाने का कृत्य जैसे आटा गूंथा जाता है तो रोकर एवं पूरी बनाई जाती है तो रोकर, यानी हर कृत्य आंसुओं से भीगा हुआ होता है। यहाँ तक कि खाना खिलाने वाला खाना खिलाता है तो आंसू बहाकर, और खाना खाने वाला भी खाता है तो आंसू बहाकर। ऐसे आंसुओं से भीगे निकृष्ट भोजन एवं 13वीं भोज का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर समाज को एक सही दिशा देनी चाहिए। जानवर भी अपने साथी के बिछड़ जाने पर उस दिन चारा नहीं खाते हैं, और अपने आप को बुद्धिमान मानने वाला इंसान अपनों की मृत्यु पर हलवा पूरी खाकर शोक मनाने का ढोंग रचता है। इससे निंदनीय कोई कार्य हो ही नहीं सकता। मृत्यु भोज शास्त्र सम्मत नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है, बल्कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अंतिम संस्कार 16वां संस्कार है। 17वां संस्कार मृत्यु भोज कहाँ से आ गया? यह किसी के लिए दिखावा है तो ज्यादातर के लिए मजबूरी की समाज क्या कहेगा। ऐसा दिखावा किस काम का जो गरीब को कर्जदार बना दे। हम मृत्यु भोज करवाने वाले को तो मना नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम स्वयं ऐसे आयोजनों में न जाएं तो धीरे धीरे ही सही लोगों को लगने लगेगा कि मृत्यु भोज में लोग नहीं आते हैं, और इस सोच के चलते शायद इस कुप्रथा पर अंकुश लग जाए। मित्रों, आपकी क्या राय है मृत्यु भोज के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।